चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं। तो अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें। तो अब बढ़ते हैं हम आज की कहानी की ओर। मैं बचपन से एक प्राइवेट डिटेक्टिव बनना चाहता था क्योंकि मेरा लगाव अपने अंकल के साथ बहुत ज़्यादा था। मेरे अंकल एक प्राइवेट डिटेक्टिव हुआ करते थे और उन्होंने बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व किए। वैसे तो वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव थे, लेकिन वो पुलिस के साथ मिलकर भी काम किया करते थे। पुलिस जिन केसेस को सुलझा नहीं पाती थी वो अंकल सुलझाया करते थे। एक बार मैं अंकल के साथ बातें कर रहा था, तब मुझे अंकल ने बताया कि ये काम जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। उन्होंने मुझे अपनी खास फाइल दिखाई। इस फाइल में बहुत सारे ऐसे केस थे जो कभी सुलझाए नहीं जा सके। मैं जानना चाहता था कि वो मुझे इस फाइल के बारे में क्यों बता रहे हैं। वो कह रहे थे कि ये काम इतना आसान नहीं है। इस फाइल को पढ़कर तुम्हें पता लगेगा कि कैसे कैसे केसेस आते हैं। तुम्हें ये पता होना चाहिए क्योंकि तुम भी प्राइवेट डिटेक्टिव बनना चाहते हो। तुम्हारा लगाव देखकर ये लगता है पक्का ही तुम ये काम करोगे। लेकिन ये काम करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस फाइल को पढ़ना कितना ज़रूरी है। मैं अंकल से ट्रेनिंग लेना चाहता था, लेकिन अंकल मेरे पीछे पड़े थे कि तुम्हें ये फाइल पढ़नी ही होगी। इस फाइल को पढ़ने के बाद ही तुम एक प्राइवेट डिटेक्टिव बन सकते हो। मैंने सोचा कि फाइल पढ़ने में ही अच्छाई होगी, अंकल भी खुश हो जाएंगे। मैं सोच रहा था ये अनसुलझे केस होंगे जिसमें क्रिमिनल पकड़ा नहीं जा पाया। लेकिन जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तब मुझे समझ आया कि ये क्या है, मेरे अंकल मुझे क्या बताना चाहते हैं। तो मैं उसमें पहले केस के बारे में आपको बताता हूँ। तो अब मैं अंकल के नज़रिए से आपको कहानी सुनाता हूँ। ये मेरा पहला केस नहीं था, मैंने इससे पहले भी कई केस पकड़े थे, लेकिन ये सबसे अजीब केस था। ये मेरा पहला केस था जिसमें मैं पुलिस के साथ काम करने वाला था। मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, लेकिन ये केस बड़ा ही रहस्यमय था। पुलिस के पास और बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए वो छोटे मोटे काम हमारे लिए छोड़ देते हैं। हमें भी इससे फ़ायदा होता है क्योंकि हमें भी काम मिल जाता है और उनका केस भी सॉल्व हो जाता है। इसी तरह मैं दो दोस्तों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। ये दोनों दोस्त पुलिस में थे। उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया था, इसलिए मैं उनके साथ था। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर एक लड़के की लाश पड़ी थी। इस लाश पर कई निशान थे, जैसे किसी ने तेज धार हथियारों से उसे मारा हो। उसके शरीर पर कई कट के निशान थे, कई नीले रंग के निशान थे जो काफ़ी पीटने से पड़ते हैं। वहाँ पर जाने पर हमें पता लगा कि उसे पंखे से उतारा गया है, यानी कि उसको गले में फंदा डालकर पंखे से लटकाया गया था। बड़ी हैरानी की बात थी कि दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाना पड़ा था क्योंकि इसमें कुंडियाँ अंदर से लगी हुई थी। इस कमरे के दो ही दरवाजे थे और दोनों दरवाज़ों पर कुंडी लगी हुई थी। हमें पहले ये चेक करना था कि ये हत्या है या आत्महत्या, लेकिन मुझे देखने पर यही लग रहा था कि ये आत्महत्या नहीं हो सकती, क्योंकि आत्महत्या में अगर कोई फंदा लगाए तो उसके नीचे स्टूल होता है, उस पर ही चढ़कर उसने फंदा लगाया होता है। लेकिन यहाँ आसपास कोई स्टूल नहीं था, तो इसने आखिर ऊपर चढ़ के फंदा लगाया कैसे होगा? आखिर कैसे इसने खुद को लटकाया होगा? तो मेरे दिमाग में तो यही ख्याल था कि इसे पक्का ही मारा गया है। लेकिन मेरे दोस्त यही कह रहे थे कि इस दरवाजे की कुंडियाँ अंदर से लगी हुई थी, इसलिए बाहर से तो कोई अंदर नहीं आ सकता। अगर इसे किसी ने मारा है तो वो अंदर ही होगा। हम सोच रहे थे कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो इसे आखिर मारा किसने होगा? हमारा काम ऐसा ही होता है, हमें हर छोटे छोटे सुराग से केस को सॉल्व करना होता है। मैं ऐसे ही सुरागों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मैंने पूरे कमरे की तलाशी ली और मैं देख रहा था कहीं तो कुछ मिल जाए। वहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर उसे किसी तेज़ धार हथियार से मारा गया होगा तो खून के छींटे कहीं तो पड़ने चाहिए थे। वहाँ पर फर्श से लेकर कहीं पर भी कोई खून के छींटे नहीं थे।
ये कैसे कट के निशान थे कि उससे खून भी नहीं निकला। वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था क्योंकि कमरे की लाइट नहीं चल रही थी। हमने चेक किया तो वहाँ पर कमरे के सारे बटन्स खराब हो चुके थे। हम इस बात से हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने चेक किया तो वो सच में ख़राब थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो कई टाइम से ख़राब हों। हम हैरान थे कि आखिर वो आदमी यहाँ रह कैसे रहा था। यहाँ पर उसने बटन्स ठीक भी नहीं करवाए, इसीलिए कमरे में अंधेरा हो रहा था। हम वहाँ से निकलना चाहते थे क्योंकि बॉडी स्मेल मारने लगी थी। हमें उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना था। हमने उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मैं कमरे की तलाशी लेने लगा। कमरे में और तो कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन एक बड़ी ही अजीब बात थी। उस लड़के की एक बीवी थी जिसकी फ़ोटोज़ हर तरफ बिखरी हुई थी। हम वेट कर रहे थे कि उसकी बीवी कहाँ है और वो कब आएगी। मैंने एक पुलिस वाले को कहा कि उसे यहीं पर रुकना होगा। जब इसके जान पहचान वाला कोई यहाँ आएगा तो हम उसका बयान लेंगे। तो वो वहीं रुक गया और मैं वहाँ से निकला। मेरे हाथ में सारे सबूत थे। मैं अपने दोस्त के साथ पुलिस स्टेशन गया। वहाँ पर हम दोनों ने पहले फ़ोटोज़ देखी जो उस कमरे की थी जब वो आदमी लटका हुआ था। हमने चेक किया कि वो बहुत ही ऊपर लटका हुआ था और जो कपड़ा उसके गले में बांधा गया था वो बहुत ही मजबूती से बांधा गया था। हम ये सोच रहे थे कि ये खुद ही इतनी ज़ोर से इस कपड़े को नहीं बांध सकता, तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। लेकिन मेरा दोस्त कह रहा था कि इसका बताओ कि अंदर से कुंडियाँ कैसे लगी हुई हैं। यही वो चीज़ थी जिसने हमारा दिमाग हिलाया हुआ था। हमने सारी खिड़कियाँ चेक की, बाथरूम चेक किया। वहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था और ना ही कोई ऐसा तरीका था कि कोई बाहर निकलकर अंदर से कुंडी लगा दे। मैंने अपने दोस्त को कहा था कि उस कमरे में अच्छे से लाइट लगवाओ पहले, उसके बाद दोबारा वहाँ पर सर्च करेंगे। उसने कहा कल लाइट लग जाएगी, पहले हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम घर को चले गए। अगले दिन सुबह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी थी। रिपोर्ट आते ही हमें उसे देखने जाना था। वो रिपोर्ट लेने जब हम वहाँ गए तो हमें कई अजीब तरह की जानकारियाँ मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही कहा गया था कि इस आदमी को सिर्फ फंदे से नहीं मारा गया बल्कि गला घोंट कर मारा गया है। इसके गले पर उंगलियों के निशान थे और वो उंगलियों के निशान किसी लड़की के थे। ये पतले से निशान थे जो उसके गले पर छप से गए थे। ये उंगलियों के निशान सिर्फ उसके गले पर ही नहीं थे बल्कि उसके पूरे शरीर पर थे। वहाँ पर हमें पता लगा कि जो कट के निशान उस आदमी के शरीर पर थे वो किसी नुकीले हथियार के नहीं थे बल्कि नाखूनों के थे। किसी ने अपने नाखूनों से उसकी पूरी बॉडी को खुरचा था। हमारे लिए डरावनी बात थी, किसी ने उसे बड़ी ही बेरहमी से मारा था। उसकी बॉडी पर जो नीले निशान थे वो वहाँ पर पड़े एक पत्थर के मारने से थे। उस पत्थर को हाथ में पकड़ा गया होगा और बार बार इसकी बॉडी पे मारा गया होगा। हम भी सीन के बारे में दिमाग में सोच रहे थे, ये कैसा सीन होगा। कोई लड़की रही होगी जिसने पत्थर से इसे बार बार मारा होगा। पत्थर का कोई भी निशान उसके सर पर नहीं था बल्कि सारे निशान उसकी बॉडी पर थे। यानी कि पत्थर से उसके सर पर नहीं मारा गया था ताकि वो मर ना जाए, बल्कि उसे दर्द दिया गया था। उसके शरीर पर बार बार पत्थर से मारा गया था। पत्थर से मारने के बाद उसको नाखूनों से खुरचा गया था। उस पर बहुत ही जुल्म हुए थे, उसको बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। लेकिन एक बात जो हमारे लिए हैरानी की थी कि उस आदमी ने एक शर्ट पहनी हुई थी और एक पैंट पहनी हुई थी, लेकिन जो भी पत्थर के निशान थे वो शर्ट के ऊपर से मारे गए थे, इसलिए शरीर के अंदर भी वो नीले निशान पड़े हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात कि जो नाखूनों के निशान थे वो भी शर्ट के अंदर थे। किसी ने नाखूनों से उसके शरीर को खुरचा और उसकी शर्ट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। ये बड़ी ही अजीब बात थी, जैसे किसी ने उसकी शर्ट के अंदर हाथ डाले हों और नाखूनों से उसे खुरचा हो। लेकिन जब हमने फ़ोटोज़ देखी तो उसकी शर्ट बिल्कुल सही थी। उसकी शर्ट पैंट के अंदर थी तो उसे बाहर तो निकाला नहीं गया होगा, या हो सकता है किसी ने उसकी शर्ट उतारी हो, उसके बाद उसे नाखूनों से खुरचा हो और उसके बाद उसे खुद ही शर्ट पहनाई और पंखे से लटका दिया।
ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था। हमें समझ नहीं आ रही थी ये कैसे हुआ था। इसके बाद मेरी दोस्त की कॉल मुझे आई। मैं इस केस के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन उसने कहा कि जल्दी से मुर्दा घर आओ। मैं जल्दी से भागता हाँफता हुआ मुर्दा घर पहुंचा। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तो उसने कहा बॉडी को देखो। मैंने बॉडी को देखा तो वह बहुत ज़्यादा सड़ चुकी थी। मैं हैरान था कि बॉडी कैसे सड़ गई होगी। वो बॉडी से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये 8-10 दिन पहले मरा हो। लेकिन ये बॉडी कल बिल्कुल सही थी। आखिर एक ही दिन में ये बॉडी कितनी सड़ गई? ये कैसे हुआ होगा? हम हैरान थे। जिस डॉक्टर ने उसका पोस्टमार्टम किया था वो भी हैरान था। उसका भी कहना था ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वही बॉडी हो जो कल आई थी। कल ये बॉडी बिल्कुल सही थी और थोड़ी थोड़ी स्मेल मार रही थी, लेकिन आज ये बहुत ही सड़ चुकी है। ऐसा एक ही दिन में कैसे हो सकता है? ये ऐसा केस था जिसने मुझे चकरा कर रख दिया था। उसके बाद एक ही सल्यूशन था, उस घर की तलाशी लेना और कोई सबूत जुटाना। तो मैं अपने दोस्त के साथ उसी घर में पहुंचा। वहां पर हम चेक कर रहे थे कि कोई तो सबूत मिल जाए। अब वहां पर लाइटिंग बिल्कुल ठीक कर दी गई थी, इसलिए अब साफ साफ दिख रहा था। यहाँ पर अब कोई तो सबूत ढूंढना था। मैं आपको क्राइम सीन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ ताकि आप भी सोच सकें कि कमरा कैसा था। कमरे के ऊपर पंखा लगा था जो बहुत ही पुराना था। पंखे पर बहुत सारी धूल जमी हुई थी, यानी उस पंखे को इस्तेमाल नहीं किया जाता था। कहते हैं कि ये उस लड़के का बेडरूम था, लेकिन पंखे पर इतनी ज़्यादा धूल से तो ये लग रहा था कि इस पंखे को इस्तेमाल नहीं किया जाता होगा। लेकिन ये गर्मियों का मौसम था, आखिर गर्मियों में वो पंखा इस्तेमाल क्यों नहीं करता था? उस कमरे में हर तरफ फ़ोटोज़ बिखरी हुई थी। वो फ़ोटोज़ उस आदमी की पत्नी की थी। मैंने अपने दोस्त को पूछा कि इसकी पत्नी अब तक यहाँ क्यों नहीं है? आखिर कोई यहाँ क्यों नहीं है? मैं ये जानना चाहता था कि उसकी पत्नी कहाँ है। मैं ये पूछ रहा था, तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आया। उसने कहा कि इसकी पत्नी 6 महीने पहले गायब हो चुकी है। इस आदमी ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि इसकी पत्नी किसी के साथ भाग गई है। 6 महीने से पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अब तक नहीं मिली। मेरे दिमाग में यही ख्याल था कि हो सकता है ये आदमी डिप्रेशन में हो और हो सकता है इसने खुद को फांसी लगाई हो। लेकिन वो नाखूनों के निशान और वो पत्थर से मारने के निशान, इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर हमें सड़ने की बदबू आ रही थी। मैंने उस पुलिस वाले से पूछा कि ये बदबू अब तक यहाँ से गई क्यों नहीं है। हमने लाश भी यहाँ से उठा दी है और यहाँ पर कमरे की काफ़ी अच्छे से सफाई हो चुकी है, फिर भी ये बदबू क्यों नहीं जा रही? इस बात का हमें पता लगाना होगा। वहाँ पर हम दोनों ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि ये बदबू कहाँ से आ रही है, तो हमने देखा कि ये बदबू नीचे से ही आ रही है। मेरा ध्यान पड़ा कि ये फर्श लकड़ी का है, यानी कि लकड़ी से बदबू आ रही थी। मैं सोच रहा था कि उसकी बॉडी तो हमने उस कोने से उठाई थी, तो यहाँ से स्मेल क्यों आ रही है? वहाँ पर कारपेट बिछा हुआ था। मैंने वहाँ पर रखा मेज़ पीछे किया और वहाँ पर रखा कारपेट उठाया। मेरा ध्यान नीचे फर्श पर पड़ा। ये लकड़ी का फर्श था, लेकिन वहाँ से गला सा हुआ था, जैसे पानी के कारण वो गल गया हो। वहाँ से स्मेल आ रही थी। ये स्मेल लकड़ी की नहीं थी, बल्कि बॉडी की थी। मेरा दिमाग चलने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ये स्मेल किस बॉडी की आ रही है? मैंने तभी अपने दोस्त को आवाज़ लगाई, जल्दी से यहाँ आ, देख ये क्या है। उसने कहा यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, हमें देखना होगा। तभी उसने अपने सीनियर को फ़ोन लगाया और वहाँ पर और भी कई पुलिस वाले आ गए। उनके हाथ में कई तरह के औजार थे। वो मुझे कह रहा था नीचे हाथ मत लगाना, ये भी सबूत हो सकता है। तभी एक पुलिस वाले ने एक हथौड़ा लेकर उस फर्श को तोड़ना शुरू कर दिया। वो फर्श बड़ी ही आसानी से टूट रहा था। हम सोच रहे थे कि इसे तोड़कर नीचे से क्या निकलेगा। हमने जैसे ही फर्श को तोड़ा तो हमें पता लगा ये फट्टे ऊपर रखे हुए थे और नीचे एक कमरा था। इस बात ने हमें बहुत ही चौंका दिया। हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हम सोच रहे थे
अब और क्या है जो हमें देखने को मिलेगा। हमने जैसे ही उन फट्टों को हटाया तो हमने देखा वहाँ नीचे 4x4 का एक छोटा सा कमरा है। ये कमरा बहुत ही छोटा था और ख़ास तौर पर बाद में बनाया गया होगा। ये जैसे कमरे के नीचे खोद कर बनाया हुआ एक छोटा सा कमरा था। हमने जैसे ही नीचे लाइट मारी तो हमें दिखा कि नीचे एक लकड़ी का बक्सा पड़ा है। हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उस बक्से से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। उन फट्टों के कारण इतनी बदबू नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो बदबू बहुत ज़्यादा आ रही थी। उस लकड़ी को घुन लग चुका था, लेकिन जो बदबू आ रही थी वो तो उस बक्से के अंदर से आ रही थी। हम 2-3 जनों ने मिलकर उस बक्से को बाहर निकाला। हमने जैसे ही उस बक्से को खोला, हम सब के होश उड़ गए। हम सब हैरान थे कि ये क्या हुआ है। उस बक्से के अंदर से हड्डियों का ढांचा निकला। हम बहुत ही डर गए थे कि ये केस किस तरफ मुड़ता जा रहा है। हमने उस हड्डियों के ढांचे को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हम भी जानना चाहते थे कि वो हड्डियों का ढांचा किसका है। हम वहाँ पर और रिसर्च करने लगे। उसके सिवा उस छोटे से कमरे से कुछ नहीं निकला। मैं अपने दोस्तों को पूछ रहा था कि तुम्हें क्या लगता है किस तरफ जाएगा ये केस। तभी एक पुलिस वाला मुझे यही कह रहा था कि मुझे शक है कि इसने अपनी बीवी को मारा होगा। हो सकता है ये उसकी बीवी हो। इसने कहा था इसकी बीवी भाग गई, जबकि पुलिस को कोई सबूत नहीं मिले थे। इसके घर की हर तरफ तलाशी ली गई थी, लेकिन उसका पता बिल्कुल नहीं लग पाया था। इसने अपनी बीवी के गुम होने की रिपोर्ट भी लगभग 10 दिन बाद लिखवाई थी। उस 10 दिनों में इसने कुछ भी किया हो सकता है। हम वेट कर रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। हमें लगभग 1 से 2 दिन का वेट करना होगा। उस दिन हमने रिसर्च की और हम घर को चले गए। लगभग 2 दिन बाद रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट ने सबके होश उड़ा कर रख दिए। उस पुलिस वाले ने बिल्कुल सही कहा था। ये हड्डियों का ढांचा उसकी बीवी का था। उसने अपनी बीवी को लगभग 6 महीने पहले मारकर शायद यहाँ दफना दिया होगा, क्योंकि उसके कमरे के नीचे से ही वो हड्डियों का ढांचा निकला है, तो इसमें उसी का हाथ हो सकता है। शायद वो डर से इस कमरे का इस्तेमाल अब कम करता होगा, इसीलिए पंखों पर धूल जमी हुई थी। वहाँ पर और भी कई सबूत मिले और कई रिपोर्ट्स को चेक किया गया, जिससे ये साबित हो गया था कि इस लड़की को इसके पति ने ही मारा है, यानी उस लड़के ने। यहाँ पर एक 6 महीने पुराना केस तो सॉल्व हो गया था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उस लड़के को किसने मारा है। हमने हर तरफ रिसर्च की, हमने सारी कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन हम ये ही समझ नहीं पाए कि उसे मारा कैसे गया है। लेकिन यहाँ पर केस में एक ही समानता थी। उस लड़की की रिपोर्ट में भी यही आया था कि उसे भी पत्थर मार मार कर मारा गया था। उसकी हड्डियों पर कई निशान थे, शायद किसी नुकीली चीज़ से उसे भी खरोंचा गया था। ये बड़ी ही हैरानी की बात थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये केस किस तरफ जा रहा है, लेकिन एक बात से सब हैरान थे। जब उस लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था, तो वहाँ पर डॉक्टर को उस लड़की के नाखूनों में कुछ खून मिला था। ये खून के साथ मांस के कई छोटे छोटे टुकड़े थे। बड़ी हैरानी की बात थी कि ये मांस के छोटे छोटे टुकड़े इसके पति के थे, और डॉक्टर इस बात से हैरान थे कि जो मांस के टुकड़े उसके नाखूनों में थे वो 6 महीने पुराने नहीं थे, बल्कि लगभग 10 दिन पुराने थे। वो भी उतना ही सड़े थे जितना उस आदमी की बॉडी सड़ी थी। ये मेरे लिए ऐसा केस था कि जिसे मैं सुलझा ही नहीं पाया। पुलिस की फाइलों में ये केस ऐसे ही दफन हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि उस लड़के को कैसे मारा गया था, लेकिन मेरा साथी जो पुलिस में था उसका यही कहना था कि इसे भी इसकी पत्नी ने वैसे ही मारा है जैसे इसने उसे मारा था। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था, इसलिए मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। काफ़ी दिनों तक मैं सोचता ही रहा कि ये केस कैसे सॉल्व किया जा सकता है,
लेकिन मैं इसका सल्यूशन कभी ढूंढ नहीं पाया। ये मेरा पहला ऐसा केस था जिसे ना तो मैं सुलझा पाया और ना ही कोई और सुलझा पाया। अगर आपके दिमाग में कुछ आया हो कि क्या हुआ होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये मेरे अंकल का वो पहला केस था जिसे वो सुलझा नहीं पाए और इसे रहस्यमय केस मानते हैं। इस फाइल में आगे और भी बहुत सारे केस हैं और मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप उसे सुनना चाहेंगे। अगर हाँ तो कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप इस सीरीज़ में प्राइवेट डिटेक्टिव का अगला केस जानना चाहेंगे तो कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ अगर आप ऐसी ही भूतिया और डरावनी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।